का आज के इस न्यू वीडियो में आज से हम एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं जिसमें आपके नीट के सभी सिलेबस को कंप्लीट किया जाएगा। और ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड, तो सजीव जगत की क्या विविधता होती है, इसके विषय में हम यहाँ बात करेंगे। हिंदी में अगर हम बात करें तो ये होता है सजीव जगत की विविधता, अर्थात जो लिविंग वर्ल्ड हैं उनमें विविधता का मतलब है विविध प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। विविध प्रकार के वेरियस टाइप के जंतुओं का पाया जाना ही क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। जंतुओं का पाया जाना या पादपों का पाया जाना, पादपों का पाया जाना क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। तो जो सजीव जगत होते हैं, और सजीव कौन कौन होते हैं? सजीव को दो कैटेगरी में रखा गया है, एक तो प्लांट हो गए और दूसरा जो होते हैं ये होते हैं एनिमल। तो जब ये प्लांट और एनिमल जो पाए जाते हैं वर्ल्ड में, तो ये लिविंग होते हैं और इनमें वेरियस टाइप की स्पीसीज जो हैं वह पाई जाती हैं, जिसे हम संयुक्त रूप से क्या कह देते हैं? विविधता कह देते हैं। यानी वेरियस टाइप की स्पीसीज का पाया जाना ही क्या कहलाता है? विविधता कहलाता है। तो ये विविधता क्या होती है? जहाँ पर विभिन्न प्रकार के जीव जो हैं पाए जाते हैं। तो हमारे जो टॉपिक पहला है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग बर्ड, तो जो सजीव होते हैं उनकी विविधता के बारे में हमें स्टडी करनी है। तो अब हम देखते हैं सजीव कौन कौन से होते हैं। तो अभी शुरू करते हैं नेक्स्ट पेज से। ये अब देखिए संसार में, अगर हम हिंदी में बात करें तो संसार में, पेन चेंज कर लेते हैं, विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। कुछ बड़े तथा कुछ छोटे। जैसे अगर हम सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट की बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट, तो ये माइकोप्लाज्मा होता है। माइकोप्लाज्मा जो कि संसार की सबसे छोटी कोशिका होता है। इसे हम PPLO प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये संसार का सबसे छोटी कोशिका है। और अगर हम विशाल एनिमल्स की बात करें तो ब्लू व्हेल जो होती है ये वर्ल्ड लार्जेस्ट एनिमल है। तो इस तरह की विविधता पाई जाती है। तो ये सभी जीव, ये विविधता पाई जाती है कि सबसे छोटे एनिमल भी हैं जिसे माइकोप्लाज्मा या PPLO कहते हैं, और सबसे बड़ा एनिमल ब्लू व्हेल जो कि एक मैमल्स है। मैमल्स की बात हम आगे करेंगे, मैमल्स क्या होते हैं। तो मैमल्स है, ये विश्व की लार्जेस्ट एनिमल है, जो सबसे बड़ी एनिमल है। तो इस तरह की जब विविधता पाई जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं? विविधता कहते हैं। अब ये जीव जो हैं, ये जीव अपनी अनुकूलता की अगर हम बात करें हिंदी में तो हो जाएगा आवश्यकता के अनुसार जल अर्थात वाटर को हम अभी मैराइन बात करेंगे, मैराइन, स्थल अर्थात टेरेस्ट्रियल एंड वायुमंडल अर्थात एरोबिक में रहने हेतु अनुकूल होते हैं। तो ये जो जंतु होते हैं, जो छोटे से बड़े तक एनिमल पाए जाते हैं, ये क्या होते हैं? ये अपनी आवश्यकता के अनुसार, कुछ ऐसे हैं जो केवल जल में रह सकते हैं, कुछ ऐसे हैं जो केवल थल में रह सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो केवल वायु में अपना विचरण करते हैं। ये इनकी आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग अनुकूलता कहते हैं। अनुकूलता अर्थात
किसी जल वाले एनिमल्स को हम स्थल पर नहीं रख सकते और स्थल वाले को हम वायु में नहीं रख सकते। तो ये ऐसी अनुकूलता होती है जो जीव अपनी आवश्यकता के अनुसार रहता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनकी अनुकूलता के आधार पर, अनुकूलता के आधार पर विविधता देखने को मिलती है, विविधता देखने को मिलती है, जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, जिसे हम डाइवर्सिटी कहते हैं, डाइवर्सिटी कहते हैं। जैसे मछलियों का तैरना, मछलियों का तैरना, सर्पों का रेंगना, सर्पों का रेंगना, मनुष्यों का चलना, मनुष्यों का चलना, पक्षियों का उड़ना, पक्षियों का उड़ना इत्यादि जो हैं ये इनकी स्पेशल विशेषताएं हैं जिन्हें हम जीवन कहते हैं और पृथ्वी पर उपस्थित होते हैं, इसलिए हम इनकी लाइफ ऑफ अर्थ कहते हैं, लाइफ ऑफ अर्थ इनको कह देते हैं, पृथ्वी पर जीवन। ये विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं, तो ये अलग अलग कैटेगरी में पाए जाते हैं। मछलियों का तैरना, सर्पों का रेंगना, मनुष्यों का चलना और पक्षियों का उड़ना, इस प्रकार से ये विविध प्रकार की क्रियाकलाप करते हैं जिसके आधार पर इन्हें अलग अलग प्रकारों में रखा गया है। अब देखिए लिविंग वर्ल्ड में, लिविंग वर्ल्ड में लिविंग एंड नॉन लिविंग दोनों प्रकार के जंतु उपस्थित हैं, वस्तुएं उपस्थित हैं, जंतु नहीं, वस्तुएं उपस्थित हैं। स्टूडेंट ये मेरा पहला वीडियो है, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आगे से हम सुधार करने की कोशिश करेंगे। दोनों का ही निर्माण एलिमेंट से होता है, अर्थात तत्वों के द्वारा होता है, तत्वों से मिलकर होता है, ऐसा लिख सकते हैं हम, तत्वों से मिलकर होता है। जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टांस से मिलकर बनी है। अर्थात जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी बॉडी किससे बनती है? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सबस्टेंस से मिलकर बनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट पेज पर, तो जो लिविंग होते हैं, लिविंग एनिमल मुख्यतः 99% बॉडी पार्ट जो होता है वो कार्बन का बना हुआ होता है। यानी जो लिविंग एनिमल होते हैं उनका, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका बॉडी पार्ट जो 99% होता है वो कार्बन का बना हुआ होता है। कार्बन, इसके अतिरिक्त हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि का भी होता है, आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। और लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रमुख
लक्षण या इसे हम विशेषता भी कह लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रमुख लक्षण जो होता है वह होता है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, इसे हिंदी में हम लोग जीव द्रव्य भी कहते हैं। जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्म। और जो प्रोटोप्लाज्म शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग किया था ये थे हक्सले महोदय। आगे बात करेंगे अभी इसकी। प्रोटोप्लाज्म होता है, प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रमुख लक्षण है। प्रोटोप्लाज्म एक जटिल अर्थात कॉम्प्लेक्स क्रिस्टलीय हिंदी लिखेंगे, क्रिस्टलीय कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी फ्लूइड है, जिसका निर्माण लिविंग सेल्स में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप होता है। अर्थात बाद में होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बात थी। यानी लिविंग वर्ल्ड जो होते हैं इनका जो बॉडी पार्ट होता है वो 99% कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन इत्यादि से बना हुआ होता है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म का प्रमुख लक्षण जो होता है वह होता है प्रोटोप्लाज्म की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है एक जटिल क्रिस्टलीय कोलाइडी फ्लूइड है जिसका निर्माण लिविंग सेल्स में विभिन्न प्रकार की मेटाबॉलिक प्रोसेस के फलस्वरूप होता है। जीव द्रव्य के संदर्भ में हक्सले महोदय ने एक कथन कहा था, या हक्सले ने कहा था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है। यानी जीव द्रव्य जीव के जीवन का भौतिक आधार है। ये कथन स्टूडेंट पूछा जा सकता है, तो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए, स्टार लगाइए। और याद रखिएगा कि हक्सले महोदय ने कहा था कि जो जीव द्रव्य होता है वह जीव के जीवन का भौतिक आधार है। और जीव द्रव्य में ही सभी जैविक क्रियाएं, बायोलॉजिकल एक्टिविटीज, जैविक क्रियाएं, यहाँ हम लिख देंगे बायोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं। तो ये कुछ जीव द्रव्य संबंधित बात था। अब हम बात करते हैं लिविंग वर्ल्ड। लिविंग कौन होते हैं, तो लिविंग के बारे में हम बात करते हैं। अब हम बात करेंगे लिविंग की, तो अब हेडिंग करेंगे लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो सजीव जगत की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो सबसे पहले लाइफ को समझ लेते हैं। लाइफ क्या है, इसकी कोई डेफिनेशन जो है निश्चित नहीं है। यह एक अमूर्त है। लाइफ क्या है, यह एक अमूर्त है। इसकी कोई परिभाषा जो है व्यक्त नहीं की जा सकती है। इसे हम एब्स्ट्रैक्शन या अमूर्त कह सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन अर्थात यह अमूर्त है। सभी जीवों में प्रोटोप्लाज्म लिविंगनेस है। लिविंगनेस ही क्या होता है, जीवन है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से
नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करता है, अलग करता है। तो ये लाइफ है, लाइफ को कोई भी डेफिनेशन जो है निश्चित नहीं है, परिभाषित नहीं कर सकते, यानी ये एक अमूर्त है जिसकी परिभाषा देना जो है संसार में कठिन है, एब्स्ट्रैक्शन इसको कह सकते हैं। और जीवों में प्रोटोप्लाज्म लिविंगनेस का प्रमाण है, और लिविंग यही जो है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग करता है, अर्थात जीव द्रव्य जो है ये नॉन लिविंग को अलग करता है। अगर हम पादपों की बात करें तो पादपों में जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशा द्रव्य होता है, वह लिविंग ऑर्गेनिज्म से पादपों को अलग करता है। आगे सेकंड अगर हम हेडिंग बात करें तो ये हो जाएगा लिविंग की अगर हम बात करें तो लिविंग वे वस्तुएं हैं जो क्या करती हैं, ग्रोथ करती हैं, डेवलपमेंट करती हैं, इंट्रैक्शन करती हैं, प्रतिक्रिया करती हैं, तथा अन्य यानी अदर लिविंग कैरेक्टर्स को शो करती हैं, लिविंग कहलाती हैं। तो ये लिविंग जो मुख्यतः है ये ग्रोथ करती हैं, ग्रोथ करने के बाद जनन करती हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स देखते हैं लिविंग के, तो हेडिंग डालिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म के होते हैं वह सबसे पहले जो हो जाएगा ग्रोथ अर्थात वृद्धि। अगर हम वृद्धि के विषय में बात करें तो ऑर्गेनिज्म में भार यानी वेट, आकार एवं शारीरिक वृद्धि को ही क्या कहा जाता है, ग्रोथ कहा जाता है, जो दिखाई दे। और ये है इसी के कारण ये मल्टी सेलुलर कहलाते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं जो कि सेल डिवीजन के द्वारा वृद्धि करते हैं। अब ग्रोथ की बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में भार और शरीर का बढ़ना, शारीरिक वृद्धि को ही क्या कहते हैं, वृद्धि कही जाती है। और ये एनिमल क्या होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, जो किस विधि, सेल डिवीजन के द्वारा। इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर आपसे पूछा जाए कि सजीव किस विधि से वृद्धि करते हैं, तो ये मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय होते हैं, जो कैसे करते हैं, सेल डिवीजन के द्वारा शारीरिक वृद्धि करते हैं। सेल डिवीजन की बात अभी हम आगे बात करेंगे। और यह जो ग्रोथ होती है, यह है जीवन पर्यंत लाइफ स्पैन तक चलती रहती है। इसी को हम वृद्धि कहते हैं। और जो विकास होता है वह एक निश्चित अवस्था तक चलता है, उसके बाद विकास रुक जाता है, तो यह वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट कैरेक्टर की, तो दूसरा जो कैरेक्टर हो जाएगा सेकेंड जो हो जाएगा रिप्रोडक्शन को हम एक उसमें डिफाइन करके बात करेंगे। रिप्रोडक्शन को कहते हैं जनन। तो जनन ऐसी प्रोसेस है, ऐसी क्रियाएं जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म
करते हैं। और करते क्यों हैं? क्योंकि जीव अपनी जाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए जनन करते हैं, जिसमें वह अपने समान जीवन की उत्पत्ति करते हैं, जनन कहलाता है। अब जनन कितने प्रकार का होता है ये हम आगे यूनिट्स में बात करेंगे रिप्रोडक्शन की। अभी आप ये समझिए कि जो जीव होते हैं ये अपने वंश को चलाने के लिए जनन करते हैं। वंश को चलाने के लिए क्या करते हैं? जनन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं? सभी जीव अपनी जीव की वंश चलाने के लिए जनन करते हैं। नेक्स्ट, अब कुछ ऐसे एनिमल होते हैं जो एक कोशिकी होते हैं, तो इसी आधार पर रिप्रोडक्शन को विभिन्न प्रकारों में बांटा गया है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और दूसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो ये रिप्रोडक्शन की प्रक्रिया है जो हम आगे पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो जो जीव का सबसे प्रमुख गुण है वह है मेटाबॉलिज्म। थर्ड यूनिट जो तीसरी हेडिंग हो जाएगी वह हो जाएगी मेटाबॉलिज्म। दूसरी विशेषता मेटाबॉलिज्म ये तो हिंदी में कहते हैं उपापचय। तो जो जीव होते हैं मेटाबॉलिज्म यह अपनी लाइफ साइकिल को चलाने के लिए योग्य होते हैं, यानी इनमें ये गुण पाया जाता है कि अपना पूरा जीवन पर्यंत चला सकें और योग्य होते हैं। इसके लिए इन्हें पोषण की आवश्यकता होती है। इस पोषण से इन्हें क्या होता है? जिससे इन्हें ऊर्जा प्राप्त होती है। तो मेटाबॉलिज्म ऐसी प्रोसेस है जो लाइफ को चलाने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसके लिए पोषण की आवश्यकता होती है और पोषण से इन्हें क्या होता है? ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यह ऊर्जा कोशिकाओं में विभिन्न रासायनिक क्रियाओं के बाद प्राप्त होती है। विभिन्न रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होती है। तो अब इसे मेटाबॉलिज्म को दो प्रकारों में डिवाइड किया जाता है। मेटाबॉलिज्म को एक तो होती है एनाबॉलिज्म अर्थात उपचय अभिक्रिया, और दूसरी होती है कैटाबॉलिज्म। इसे कहते हैं अपचय क्रिया। हम एक लाइन में समझ लेते हैं, इसके बाद तो पूरा मेटाबॉलिज्म यानी उत्सर्जन का चैप्टर आएगा, उसमें हम इसको डिफाइन करके बात करेंगे। तो अपचय क्या है? अपचय एक संश्लेषणात्मक क्रिया है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, आप याद रखेंगे। संश्लेषणात्मक क्रिया है जिसमें क्या होता है? सरल अणुओं से, इसकी अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है? सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। तो एनाबॉलिज्म क्या है? एनाबॉलिज्म ऐसी प्रोसेस है जो संश्लेषणात्मक अभिक्रिया है जिसमें सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता है। और जैसे हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण की एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण।
और दूसरी की अगर हम बात करें तो अपचय एक विघटनकारी प्रक्रिया है। तो कैटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो दोबारा लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। कैटाबॉलिज्म की अगर बात की जाए, कैटाबॉलिज्म की बात की जाए तो यह एक विघटनकारी अभिक्रिया है जिसमें जटिल अणु उल्टा हो जाता है उपचय का, जिसमें जटिल अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं। तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? अपचय अभिक्रिया कहलाती है। और उपचय में क्या होता था? सरल अणुओं से जटिल अणुओं का निर्माण होता था। जैसे प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज का बनना क्या कहलाता था? अपचय अभिक्रिया कहलाती थी। यहाँ हम रिएक्शन को देख लेते हैं। जैसे जो अभिक्रिया होती है CO2 प्लस H2O के द्वारा क्या बनता है? सनलाइट की उपस्थिति में, और यहाँ क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल की उपस्थिति में क्या बनता है? C6H12O6 बन जाता है। तो यहाँ C612H2O करेंगे तो 6H2O बन जाता है, ग्लूकोज बनता है, प्लस 6H2O और प्लस जो O2 थी ये वायु में मुक्त हो जाती है। तो ये अभिक्रिया क्या? ग्लूकोज बन गया। ये जटिल अणु है। अब इस ग्लूकोज को तोड़ना ही क्या कहलाता है? अपचय या कैटाबॉलिज्म कहलाता है। तो ग्लूकोज जब टूटता है C6H12O6 तो इसे हम ऑक्सीजन की सहायता से तोड़ते हैं। जो हम श्वसन करते हैं, ये श्वसन जो है हमारे ग्लूकोज को सरल अणुओं में तोड़ देता है। तो इसमें कुछ एंजाइम भी कार्य करते हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे एंजाइम, और आगे बात करेंगे कौन सा एंजाइम इसमें होता है। तो ये तोड़ता है किसमें? ऑक्सीजन में, 6CO2 कार्बन डाइऑक्साइड में, जिसे हम बाहर निकाल देते हैं, और प्लस 6H2O और एनर्जी में तत्पश्चात जो है हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म थी। ये इम्पोर्टेंट जो थे कुछ लक्षण थे। आगे हम बात करेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट की। तो जो लिविंग होते हैं इनमें संवेदनशीलता होती है। संवेदनशीलता अर्थात सेंसिटिविटी एवं अनुकूलता पाई जाती है। अनुकूलता जिसे एडेप्टेबिलिटी कहते हैं। सेंसिबिलिटी एंड एडेप्टेबिलिटी दोनों पाई जाती है। अनुभव करते हैं अपने चारों ओर वातावरण का क्या अनुभव हो रहा है, ये अनुभव करना ही क्या कहलाता है? संवेदनशीलता कहलाता है। और अनुकूलशीलता मतलब किसी एक संरचना या किसी एक वातावरण में रहने के अनुसार अपनी बॉडी को ढालना। एक वातावरण में रहने के लिए अपनी बॉडी को ढालना। जैसे जो बर्फ़ में पाए जाते हैं वे ठंडे स्थानों में, और जो गर्म स्थानों पाए जाते हैं वो बर्फ़ में नहीं रह सकते। तो ये अनुकूलता होती है। नेक्स्ट जो लक्षण होता है लिविंग का, वह है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। 5वां हो जाएगा, 4 था सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम बात करें तो कुछ जीव यूनिसेलुलर होते हैं। यूनिसेलुलर जैसे प्रोटोजोआ के जो एनिमल होते हैं ये यूनिसेलुलर होते हैं। और कुछ जंतु जो होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं। जैसे पादप और जंतु। लेकिन जो फाइलम प्रोटोजोआ के एनिमल होते हैं ये एक कोशिकी होते हैं। तो ये क्या होते हैं? ये विभिन्न प्रकार के सेल से बनते हैं, और ये केवल सिंगल सेल से बनते हैं। ये सिंगल सेल से बनते हैं। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, तो मल्टी सेल से बनते हैं, जो कि ऑर्गन सिस्टम कहलाता है। अब ये विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाती हैं। तो ये हो जाता है मल्टी सेलुलर। तो ये व्यवस्था होती है। इसके अतिरिक्त जो इम्पोर्टेंट हैं कुछ अन्य गुण, इनके विषय में बात कर लेते हैं। लिविंग सेल्स में कौन कौन से गुण और मुख्य होते हैं? सबसे पहले हो गया इनकी आकृति निश्चित होती है, जिसके अध्ययन को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। मॉर्फोलॉजी हो गया। नेक्स्ट है पोषण करते हैं, न्यूट्रिशन, इंग्लिश में लिखें तो न्यूट्रिशन। और क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। रेस्पिरेशन के अतिरिक्त क्या करते हैं?
एक्सक्रीशन करते हैं, एक्सक्रीशन, लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलते हैं। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ महत्वपूर्ण गुण थे, जिसके विषय में न्यूट्रिशन, आगे पोषण पूरा चैप्टर आएगा हमारी यूनिट में, उसमें बात करेंगे। रेस्पिरेशन की भी हम आगे, एक्सक्रीशन एंड लोकोमोशन की भी हम आगे बात करेंगे। तो लिविंग के आकृति के अध्ययन को हम लोग मॉर्फोलॉजी कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे बात करते हैं हम कि जो लिविंग होते हैं जंतु और पादप को क्या क्या कहा गया, इसके बारे में हम बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ मित्रों, गुड मॉर्निंग।